बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन कैसे हैं आप? यकीनन आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़ा एंजॉय किया होगा। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज जो टेम्परेचर है वो 34 है इस टाइम, लेकिन वो बढ़ते हुए आगे जो है आज 41 सेंटीग्रेड तक जाएगा। और इसके साथ ही नाजरीन थोड़ा सा जो है इस टाइम महंगाई का तूफान जैसे आया है तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन आप हंसना मत भूलें, हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए ही आपने इन चीज़ों को फेस करना है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को जो है परेशानी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग फिर उन मसाइल में ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और ये ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इनको फेस हमने करना है और यही ज़िंदगी है। कभी भी ज़िंदगी आपकी एक ही ट्रैक पे नहीं चल सकती। तो आप कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करें, दूसरों की मदद किया करें और साथ साथ जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और इसके साथ जो है हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनकी मज़े मज़े की बातें भी सुनेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हैं जी हमारे साथ सैयद मीर दानिश, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मलिक हमजा, जो कि गिटारिस्ट भी हैं एंड वीडियोग्राफर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाजरीन जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा आज ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा कलरफुल सा है, ये है जी रीत रंग एल्बाइस का, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है और बड़े ही मज़े की उनकी कलेक्शन आ गई है। जैसे अभी ईद की तैयारियां भी जो है हो रही हैं अभी से, तो आप जा सकते हैं, बड़ी अच्छी कलेक्शन है और अपने लिए अच्छे अच्छे सूट जो है वो आप खरीद सकते हैं। अच्छा जी, सैयद से जानते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं? कुछ ख़ास नहीं, बस यूनिवर्सिटी और अपना जो मैं प्रेफर करता हूँ टाइम वो म्यूज़िक को देता हूँ। म्यूज़िक के हवाले से मैं सॉन्ग्स लिखता भी हूँ और उसकी कंपोजिशन वगैरह देखना, और बाकी हाशिर भाई के साथ होता हूँ काफ़ी टाइम। तो अपना ज़्यादा टाइम मैं म्यूज़िक और स्टडी को ही देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइमिंग मेरी कुछ ऐसी है कि मैं 4 बजे वापस आता हूँ, तो उसके बाद सारा टाइम म्यूज़िक को देता हूँ मैं आजकल। अच्छा, म्यूजिक के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है? बहुत ज़्यादा लगाव है, वो तकरीबन मुझे कोई 6 to 7 ईयर्स से है। अच्छा। लेकिन काफ़ी बार रिजेक्ट भी हुआ मैं, लेकिन वो कहते हैं रिजेक्शन से फिर बंदा और मोटिवेट होता है और कि भाई मोटिवेशन और मिलती कुछ है करूँ आपको। मैं। तो उसके बाद मुझे हाशिर भाई से मैं मिला हूँ यूनिवर्सिटी आके। तो मुल्तान में मुझे कोई ऐसा ट्रैक नहीं मिल रहा था कि मैं जिसको किसी एक बंदे को फॉलो करूँ, जो मुझे बताए कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। हाँ, तो वो आपको गाइड कर सके। हाशिर भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया। अभी उनके साथ 1 साल ही हुआ था, तो अब उन्होंने यानी मुझे इतना मोटिवेट कर दिया था कि अब मैंने अपना ऑफिशियल लिखा खुद, उसको कंपोज किया, रिकॉर्ड करवाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसकी वीडियो का काम है, तो विद इन 1 मंथ वो रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा। तो यानी इतने कम टाइम में हाशिर भाई ने मुझे इतना मोटिवेट किया। तो कहते हैं ना, एक अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए तो आपकी बेहतर जो है वो रहनुमाई हो जाती है, आप अच्छा काम करने लग जाते हो। हमजा, आप सुनाएं, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डिग्री मेरी अभी कंप्लीट हुई है एनसीबी यूनिवर्सिटी से, तो फिलहाल तो फ्री हैं, तो फिलहाल बस फ्री है। म्यूजिक को टाइम दे रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, आजकल ठीक है। तो क्या चल रहा है, कौन से सॉन्ग पे आपका काम चल रहा है? म्यूज़िक के रिलेटेड ये है कि मैंने अपना ऑफिशियल लिखा तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले, तो उसको कंपोज भी मैंने खुद किया, उसके लिरिक्स भी 90% मेरे, बाकी मैंने कुछ हेल्प ली थी अपने फ्रेंड्स वगैरह से, और उसको मैंने रिकॉर्ड करवाया, लाहौर से मैंने रिकॉर्ड करवाया था उसको मैंने, और विद इन अ मंथ इंशाल्लाह वो रिलीज़ भी मैं कर दूंगा उसको। तो बात सिर्फ वही दानिश वाली मैं बात करूंगा कि जब गिटार मैंने लिया था तो उस वक्त कोई मेरे पास कोई टीचर ऐसा नहीं था या कोई गाइड करने वाला नहीं था। 1 महीने तो मैंने गिटार रख दिया था कि मुझसे प्ले नहीं होगा, फिर मुझे एक लिंक बना मेरे हाशिर भाई के साथ, तो वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे मतलब क्लासेस दी, उनसे मैंने सीखा ये। बाकी फिर उन्होंने मोटिवेट किया
क्योंकि हम ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास अपने भाई आए, अपने लोग आए, स्टूडेंट्स आए, वो अपने ऑफिशियल्स पे वर्क करें। मुल्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने ऑफिशियल्स पे वर्क करें, हर कोई कवर को तरजीह देता है उसके ऑफिशियल्स के रिलेटेड, लेकिन लोग कवर्स पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन हम चाह रहे हैं कि खुद की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि उसकी तो कैसे ख्याल आया लिखने का, कैसे ख्याल आया? लिखने का बस ये है कि मोटिवेशन चाहिए होती है बस। वो एक हम ऐसे बाइक पे भी आ रहे थे, कोई हमने एक नज़ारा देखा, मैंने एक लाइन लिख ली, तो मैंने इसको बताया कि यार ये लाइन आमद हो गई। बिल्कुल आमद, बिल्कुल ये आमद वाली बात होती है। मैंने लिरिक्स लिखे थे, मतलब कि कमरे में अकेला था और कोई नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त मैंने पूरा गाना लिख दिया था एट अ टाइम। मैंने मतलब ये नहीं किया उसको, मैंने काफ़ी टाइम नहीं लगाया उसका मैंने। अच्छा। तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ था पहले मैंने, लेकिन उसकी सेटिंग करने में ना टाइम लगता है। लेकिन उस वक्त मैं अकेला बैठा था, मुझे और कोई काम नहीं था, तो बस अकेला बैठा हुआ तो मैंने लिख दिया। तो हम चलते फिरते इधर उधर जाते हुए हम अपनी लाइनें वाले लिखते रहते हैं, फिर उसको ना हम अपने मोबाइल के कीप नोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है। कीप नोट्स में लिख के फिर उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि उसके कंपोजिशन हम बनाते हैं ना, उसको मोबाइल के रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लिया कि कहीं पे भी काम आ सकती है। तो मोबाइल हमारा भरा हुआ है इस तरह की ना चीज़ों से। इसका भी बात ऐसी है, मेरे मोबाइल में इस जैसी चीज़। दानिश को कैसे, दानिश लिखने का शौक था कि अपने खुद सॉन्ग जो होता है ना, आप किसी शायर से आप उसके ले लेते हैं शायरी और उसको फिर आप वो करते हैं, या खुद से ही था? शायरी के साथ दिलचस्पी है? खुद से ही था, मुझे शुरू से शायरी बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट है जॉन एलिया। अच्छा। तो मैं शायरी पसंद थी, उसके बाद फिर मैं लिखता भी था कुछ स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, जैसे कंपटीशंस होते हैं उसमें पोइट्री काफ़ी की मैंने। तो पोइट्री करता रहता था, इसलिए फिर मैंने कहा कि जब पोइट्री कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना अपना सॉन्ग ही लिख लूँ। तो फिर सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया, साथ ही कंपोजिशन। ये मुझे ऐसे हुआ था कि हाशिर भाई ने जब बताया कि मेरा सॉन्ग जो है रिकॉर्ड हो रहा है अब, तो मैंने कहा कि मैं भी अगर लिखूं अपना सॉन्ग, तो हाशिर भाई ने कहा लिख ले। तो हाशिर भाई ने उस दिन मुझे रात को कहा कि लिख ले, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। तो मैं घर गया, मैंने एक रात में पूरा सॉन्ग लिखा। अगले दिन हाशिर भाई को आके हाशिर भाई लिख लिया। सही है। हाशिर भाई लिख लिया। हाशिर भाई की कैसे लिख लिया? तो मैंने उनको सॉन्ग सुनाया, तो कंपोजिशन भी मैंने साथ ही बना ली थी, तो हाशिर भाई ने काफ़ी तारीफ की। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, मतलब अल्फाज भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। अच्छा। और काफ़ी अच्छा सॉन्ग जब आएगा तो आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। मतलब आज सुनाएंगे या नहीं? नहीं, जब अभी तो अभी सरप्राइज है। नाम बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो बस। सॉन्ग का नेम होगा क्यों किया और रिलीजिंग डेट 13 जुलाई। अच्छा, अभी मतलब लेट है। अभी वीडियो शूट रहता है, नेक्स्ट वीक वीडियो शूट है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह, फिर टीजर पहले लॉन्च होगा, तो फिर इसलिए 13 जुलाई। अच्छा, यहाँ पर सबसे जब भी यंग टैलेंटेड लोग आते हैं, उनके एक ही जो है वो बात होती है कि यहाँ पर स्टूडियोज़ का, जाहिर सी बात है उस तरीके से स्टूडियोज़ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं जिस तरह उस पर काम होना चाहिए। जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता। क्या सही है? मुल्तान में यही है कि स्टूडियो का इतना वर्क नहीं है, क्योंकि मुल्तान में लोग बहुत कम होते हैं कि जो अच्छी चीज़ की तरफ जाएं। वो फिर यही करते हैं कि भाई हमने कुछ अच्छा अगर लिखा है तो हम वो यही प्रेफर करते हैं कि बाहर से जाके, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, वहाँ से जाके यहाँ के सिंगर्स जो हैं वो लाहौर ही जाते हैं, वहीं से अपना जो है वीडियो वगैरह हो गया, रिकॉर्डिंग्स हो गई, जो भी व्हाटएवर, वो वहीं से ही करवाते हैं। असल में मसला यही है कि यहाँ पे ना इतने कस्टमर्स नहीं है इस चीज़ के, तो जो सीखता है ये चीज़, जो स्टूडियो बनाना चाहे, वो भी फिर मुल्तान में नहीं रहता। वो कहता है, वो प्रेफर ये करता है कि मैं लाहौर चला जाऊँ, वहाँ पे जाके अपना स्टूडियो बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे उसको उसके पास जो काम है वो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे इतने लोग नहीं आएंगे उसके पास। लाहौर एक बड़ी मार्केट है इस बारे में, तो वो भी यही प्रेफर करता है। इसीलिए ना मुल्तान में इतने ज़्यादा स्टूडियोज नहीं है, जो हैं वो भी लिमिटेड है। देखिए, स्टूडियो के वाले से है कि बेसिकली मैंने अपना सॉन्ग जो लिखा था उसका नेम बोलना यारा, रिलीज मैंने आपको बताया 1 मंथ में होगा। मैंने खुद भी लाहौर से रिकॉर्ड करवाया, दानिश ने भी लाहौर, मतलब जहाँ से मैंने रिकॉर्ड करवाया मैंने उसी को प्रेफर किया कि तुम भी वहीं पे जाओ। सही है। तो उसने भी वहीं से करवाया। तो मुल्तान में ये है कि स्टूडियोज से पहले तो कम है, और दूसरी बात ये है कि वो एक चीज़ पर अटके हुए हैं, मतलब जो चीज़ आज से कुछ साल पहले थी आज भी वो वही चीज़ कर रहे हैं। लाहौर में इस तरह के सीन है कि वहाँ पे यंग जनरेशन है ज़्यादा जिन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है, और आजकल जो म्यूजिक चल रहा है वो आजकल के दौर का है। तो इधर का मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा टैलेंट की कमी नहीं है, मुल्तान में भी टैलेंट भी बहुत है मुल्तान में, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को कुछ ना न्यू चीज़ चाहिए। इधर से अगर हम करवाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि वो चीज़ म्यूज़िक के हवाले से उस तरीके की होगी कि वो आज से 10 साल पहले भी वही चीज़ चल रही थी
और 15 साल पहले भी वही चीज़ चल रही थी। और लेकिन हमें बल्कि लोग प्रेफर उस चीज़ को करते हैं कि जो चीज़ नहीं हो। तो इस वजह से जब हम लाहौर गए तो लाहौर में जाके जब मैंने रिकॉर्डिंग करवाई तो उस वक्त हमें पता चला कि मुल्तान तो इस मामले में कुछ भी नहीं है। मतलब हम मुल्तान में रहते हैं, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मुल्तान लाहौर में हम गए थे तो तब हमें जाके पता चला था कि मुल्तान म्यूजिक के हवाले से भी बहुत पीछे है। ठीक है, मतलब हमें लाहौर जाना चाहिए, कराची जाएं तो इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इतने लोग हैं भी नहीं जो कि इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो बहुत कम लोग ऑफिशियल्स की तरफ जाते हैं, कवर्स की तरफ भी बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कोई करवाता है तो कवर करवाता है। ऑफिशियल्स के मतलब ऑफिशियल्स पे बहुत कम लोग जाते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइव गा रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो लाइव आप करते हैं या जो सॉफ्टवेयर के साथ आपके अटैच होते हैं या वो वाला? अच्छा, टोटल लाइव? नहीं, उधर स्टूडियो के बात। हाँ, स्टूडियो में ये होता है कि जो मेरा अपना सॉन्ग है उसमें जितना म्यूजिक प्ले हुआ मैंने टोटल लाइव करवाया, गिटार भी लाइव करवाया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक गिटार भी लाइव करवाया। वो मैंने गिटार टीचर हाशिर भाई को ले गया था मैं साथ। सही है। तो ये वाला गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, मतलब इसमें जो भी चीजें थी वो मैंने लाइव करवाई। यहाँ पर हाशिर एक ऐसे टीचर हैं जो सबको माशाल्लाह साथ लेकर चल रहे हैं और जितनी भी यंग जनरेशन है माशाल्लाह उसको जो इंटरेस्टेड है म्यूजिक से रिलेटेड उनको बात ये कि अगर हम लोग उनका साथ देते हैं ना तो वो लोग उससे डबल हमारा साथ देते हैं। सही है। हमारे पास शुरू में कितने थे, 15 से 20 लोग थे जो हमारे ग्रुप में थे, लेकिन अब सिर्फ 5 रह गए। तो इसी चीज से अंदाजा लगाने का। अच्छा, आप लोग इकट्ठे एक साथ काम कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह आगे भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी वर्किंग शेयर, कल उसी की मीटिंग थी जो रात को 2-3 बज गई थी हमें। सही, और सुबह यहाँ भी आना था? हाँ जी, यहाँ पे भी आना था। अच्छा, गिटार का भी अपना एक वो जो म्यूजिक होता है वो भी आपको बड़ा जो है ना ऐसे हलचल मचा देता है, नहीं? आवाज तो माशाल्लाह आप दोनों की बहुत अच्छी है और इसके साथ गिटार का अपना ही एक अंदाज है और उसको सुनने का बड़ा ही मजा आता है। अच्छा, क्या दानिश, क्या गोल्स हैं, क्या करना है आगे, क्या सोचा है, क्या प्लान? गोल्स, अभी मेरी स्टडी भी चल रही है, मेरा 4th सेमेस्टर है, मैं बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहा हूँ आईएसपी से। तो स्टडी को भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ और म्यूजिक भी साथ लेके चल रहा हूँ। लेकिन म्यूजिक का ये है ना कि आपको पता नहीं होता कि कब लोग आपको फेम दे दें, कि कौन सी चीज लोगों को अच्छी लग जाए, तो ये लक है। तो इस पे भी मैं कंटिन्यू तो रखूंगा। सॉन्ग्स अभी मेरा ये पहला आ रहा है, लेकिन मेरे इस साल के एंड तक मेरा ये गोल है, मेरे 3 सॉन्ग्स रेडी हैं। अच्छा। तो इस साल के एंड तक मेरे 3 सॉन्ग्स रिलीज हो जाएंगे। लेकिन म्यूजिक को मैं अपना फुल टाइम दूंगा आगे जाके, स्टडी क्योंकि अभी साथ लेके चल रहा हूँ मैं। जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं म्यूजिक को सही टाइम दे सकूंगा, लेकिन उससे पहले अगर कुछ हो जाए तो और अच्छी बात है म्यूजिक में। तो घर वालों की तरफ से कितनी? घर वाले मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरे मामा पापा जो हैं वो फुल सपोर्ट करते हैं मुझे, और बल्कि उनकी मोटिवेशन की वजह से ही हम आगे आते हैं कि भाई वो मोटिवेट करते हैं कि तू सही कर रहा है, कर ले। जो वो उन्होंने मैं जब हाशिर भाई से मिला तो गिटार लेके दिया कि भाई गिटार तू सीख, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि हर बंदे के पास ना जिसमें वो प्ले कर सके। तो उन्होंने गिटार लेके दिया। लेकिन अब कुछ डेज ऐसे आ गए थे, अब मैं जैसे सॉन्ग रिलीज होने लगा था तो अब मैंने सॉन्ग रिलीज भी करना था और मेरे पास बजट भी नहीं था। अच्छा। और स्पॉन्सरशिप से पहले सॉन्ग में स्पॉन्सरशिप लेना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि कैसे करेगा, क्या करेगा। तो अब फिर मैंने अपना ये पहला गिटार जो मैंने लिया था, पहले गिटार के साथ एक अलग लगाव होता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। पहला गिटार मैंने सेल किया, वो भी अपने दोस्त को किया। दोस्त ने भी यही कहा कि जब तुझे चाहिए तू वापस ले लियो। अच्छा। ये मेरे पास अमानत पड़ा है। तो मैंने वो सेल किया। तो उसके बाद जो पैसे आए मैंने रिकॉर्डिंग में आधे पैसे लगाए और जो बचे थे उसका मैंने एक और गिटार ले लिया। सही है। तो उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग हो गई, मेरी वीडियो स्पॉन्सर थी और बाकी सारी चीजें स्पॉन्सर थी तकरीबन। लेकिन जब एंड अब होने लगा था, प्रीवियस वीक मेरा शूट था, लेकिन शूट से कुछ दिन पहले जो वीडियो का स्पॉन्सरशिप थी जिसकी, उसने भी मना कर दिया। तो जो दूसरा गिटार जो मैंने लिया था वो भी सेल करना पड़ गया। वो भी सेल करना पड़ गया। तो अच्छा। उसके बाद अब मेरे पास वीडियो का बजट आया, मैं वीडियोग्राफी का सारा काम करवाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह फिर रिलीज होगा। कहने का मकसद है कि स्पॉन्सरशिप इसने बिल्कुल भी किसी से नहीं लिया, टोटल इसने जितना इसने अपने जो भी किया खुद किया। सारा सॉन्ग जो है वो सॉन्ग के बाद अपना गिटार वापस ले लेगा इंशाल्लाह। वो गिटार पहले वाला वापस आ जाएगा। वो भी मिस कर रहा होगा दानिश को, है ना?
अच्छा हमजा, आपके क्या प्लान है? आपने म्यूजिक को ही लेके चलना है या कोई और गोल्स हैं आपके? नहीं देखिए, स्टडी जैसे भी कंप्लीट हुई है, इसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह कोई जॉब वगैरह, या अगर जॉब नहीं तो आजकल जॉब का वैसे ज़माना तो नहीं है। हाँ। कहते जॉब का तो जमाना, इतनी महंगाई होगी और एकदम से जो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उसके बाद तो तूफान ही आया। जहाँ पे जाए तो 25,000 से स्टार्ट होगी। हाँ, लेकिन आजकल कहाँ गुजारा होता 25 में। तो देखेंगे कोई बिजनेस वगैरह देखेंगे। इसके अलावा म्यूजिक तो साथ चलना ही है, इसको तो मैं छोड़ना नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि छोड़ दो, तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब शादी वगैरह हो जाएगी तब मसरूफियत हो जाएगी, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। लेकिन मेरा भी ख्याल नहीं है कि मैं उसके बाद भी इसको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ये चीज़ पैशन है, पैशन को साथ लेके चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यूट्यूब पर जैसे लोग अपना ऑफिशियल बना के शेयर करते हैं। हाँ। लेकिन वो 15-15 साल बाद जाके उसी गानों को फेम मिलता है। तो सीन इस तरह, अब कोरोना के दिन में एक गाना था, उसका नाम मुझे भूल गया, उसने तकरीबन 20 साल पहले वो गाना उसने लॉन्च किया था अपना। अच्छा। 20 साल पहले। 20 साल पहले। और कोरोना में टिकटॉक का रिवाज था और टिकटॉक पे वही वाला सॉन्ग वायरल हो गया। और वो गाना उसके जहाँ मतलब के 20 साल पहले जो थे उस पर कोई व्यूज नहीं, 1000, 2000, 5000 व्यूज थे बस। और उसके बाद जो वो मिलियंस में चला गया गाना, वो मशहूर हो गया। हाँ। कहने का मकसद ये है कि मेहनत उसने आखिर उस सॉन्ग की मेहनत की होगी, लेकिन उसको रिवार्ड मिला है उसको, लेकिन 20 साल के बाद। लेकिन ये है कि मेहनत जाया नहीं जाती, हम मेहनत करते रहेंगे, एक ना एक दिन आप मतलब हर किसी के ना टाइम आता है, ठीक है। ये मेहनत कर रहे हैं, अब हमसे पहले जो लोग मेहनत कर रहे थे उनका टाइम पहले आएगा। हाँ। उनका टाइम पहले आएगा। हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारा नाम लिखा हुआ है ना, हमारा उसी वक्त ही हमारा मतलब कितना टाइम आना है। हाँ। तो टाइम हर किसी का आता है, तो हर किसी ने बस ये है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बाकी मोटिवेट करने वाले बंदे भी आपके पास होने चाहिए। तो फैमिली बड़ी जरूरी है, फैमिली भी मोटिवेटेड होनी चाहिए, मतलब मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए। तो मतलब लोग आसपास के जो भी हों, डीमोटिवेशन वाले फैक्टर भी लोग हैं, डीमोटिवेट करने वाले भी लोग हैं। अच्छा, जो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं वो आपके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा हेल्दी होता है। मैं बल्कि आप में कुछ तो ऐसा है कि कुछ तो ऐसा है ना जो अगला जो है वो आपसे जेलस भी हो रहा है। एक मजे की आपको बात बताता हूँ मैं कि है तो मतलब फैमिली की सुन तो रहे होंगे खैर, लेकिन मेरी आदत है मैं बस बोल देता हूँ मुँह पे। मैं जो पहले दिन गिटार लेके आया था तो फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो समझ जाएंगे कि मैं किसको कह रहा हूँ, तो नाराज भी नहीं है। और रिश्तेदारों के बारे में तो फिर कहा जाता है तो गिटार लेके आया, तू नहीं सीख सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, तू नहीं सीख सकता, ये वो तेरे बस की बात, तेरे बस की बात नहीं है। क्या जैसे बंदा ना मजाक वगैरह करता है, तो इस तरह का सीन उनका हुआ था। मतलब काफी उन्होंने इस तरह का सीन किया। पहले मैंने सोचा यार पता नहीं है तो मुश्किल काम, देखो क्या मैं क्या कर लूंगा, क्या टेंशन नहीं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो फिर वही लोग हैं कि जो आज तारीफ भी करने पे मजबूर होंगे। अच्छा जी, इनसे मजीद भी चिट चैट जारी रहेगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, मैंने हमजा के बारे में बताया था कि वीडियोग्राफर है, बल्कि वीडियोग्राफर नहीं है बल्कि वोकलिस्ट हैं, और मैंने कहा इसको करेक्ट कर दें। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ कि जब आप सिंगिंग कर रहे थे, जाहिर सी बात आप लोगों का इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है, तो कभी ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने का भी मौका मिला? तनकीद नहीं करते हम लोग, हंसी मजाक चलता है हम लोगों का, हम मजाक में एक दूसरे को कह देते हैं कई बार, लेकिन हम ऐसे तनकीद नहीं, और अगला भी उसको एज आ मजाक ही लेता है, वो फन वे में ही लेता है। तनकीद करके हमने क्या करना है एक दूसरे को, असल में हम होता है ना, अगर थोड़ा सा आप एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए भी आप बात कर देते हो कि अच्छा ये चीज गलत है, इसको इस तरीके से कर लो, उसको फिर अगला बंदा इसी तरह लेता है कि कुछ सिखा रहा है तो सीखे। और अगर वो किसी और सेंस में कर रहा होगा कि भाई मैंने कोई अगर कोड्स की कोई गेम होगी तो वो बताएगा कि भाई मैंने इसलिए लगाया था, लेकिन तनकीद वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अच्छा, सारे इजी वे में इकट्ठे जब होते हैं तो काफी शुगर लगता है। 100 बातों की एक बात ये है कि अब देख लें 15-20 मेंबर से हम 5 रह गए, तो ये 5 हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है। और दूसरी है कि अगर हमें कोई अगला बंदा बता रहा है ना, हम ये नहीं है कि हमारे सिर्फ टीचर हमें बता रहे हैं तो हम मानेंगे, हमारा अगर मेंबर भी हमें कोई चीज़ बता रहे हैं हम उसको सुनते हैं, अच्छा यार हमारी इसमें गलती है, मैंने एक कोड गलत लगाया है, या मैंने ये सुर गलत लगाई है, इसको दोबारा सेट करना है हमने, हम उसको एज अ वो लेते हैं कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। तो इंसान को सीखते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शुरू से लेकर एंड तक सीखे जाता है, जारी रहता है जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप सीख रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, इनसे मजीद भी चिट चैट जो है वो हम करेंगे, इनकी मजेदार बातें भी सुनेंगे, इनसे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, लेकिन चलते हैं हेल्थ टिप की तरफ।
जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पानी की अहमियत पर। अगर हम पानी के बारे में बात करें तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका हम शुक्र जितना मर्जी अदा करें वो कम है। अगर हम पानी की अहमियत से यूँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब अगर आपने इस दौर में ज़िंदगी जो है उसके बगैर उसका कोई वजूद भी नहीं है पानी के बगैर, और पानी ना मिले तो आप देखें थोड़ी देर भी आप प्यासे रह लें तो आपकी क्या सूरत हाल हो जाती है। तो जिस्म को तवानाई की बड़ी ज़रूरत होती है, हमारे जिस्म को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी आपको एक किस्म की यूँ समझते हैं आपके लिए एक शिफा है, अल्लाह की तरफ से एक शिफा है। और इसके साथ पानी के बारे में ये बात करूंगी कि आजकल जैसे आप चोलिस्तान में देखें वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग पानी की जो है वो कदर नहीं करते। हम बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे देखा है पानी ऐसे ज़ाया कर रहे होते हैं लोग पानी की। बिल्कुल आप घरों में देखें तो मोटर जो है वो चल रही होती है लेकिन पानी जो है वो बह रहा होता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। घर में अगर कोई नल जो है वो आपका खुला है, कोई शावर है, उस तरीके से लोग पानी की वैल्यू को नहीं जान पाते। तो जिनके पास पानी नहीं होता उनसे जाकर पूछें कि पानी की क्या कीमत है। बहुत सारे जानवर हम देख रहे होते हैं, चोलिस्तान में देखें इस दफ़ा काफ़ी जानवर जो है वो मर गए। बहुत सारे लोगों की आप हालत जाकर देखें, उनकी भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो है वो ख़राब है। तो खुदा का वास्ता है अपने मुल्क से प्यार करें, पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी कदर करें। अगर हम बात करें कि पानी आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाता है तो आपके गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दों की सफाई होती है, आपकी बॉडी को उससे जो है वो तवानाई पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो हम देखेंगे कि आप जो हमारी सेहत है वो कितनी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आज के गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में पानी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो है हमारी एक तो बॉडी का जो यूँ समझ लें कि आपका बहुत सारा डिटॉक्स हो रहा होता है उसके हवाले से भी। और इसको आप जो है शिकंजबीन जो है उसमें भी बनाकर आप मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि पानी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग कहते हैं जी हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे, एक्ने फ्री हो, रिंकल्स ना हो, तो उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो है स्किन अगर हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी और एक्ने फ्री भी होगी। तो लिहाजा पानी पिएं और अपने आप को जो है वो सेहतमंद रखें। अच्छा जी, अच्छा फसूड़ी वाला भी सॉन्ग ना बड़ा हिट हुआ है एकदम से ही ना, और उन्होंने गाया। हाँ नेशनल सॉन्ग। अच्छा, और मैं देख रही थी हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत फौरन ऐसे चीज जो क्लिक हो जाए ना फिर उसके लिए बहुत शेयरिंग हो रही होती है। तो बाहर के ममालिक के लोग भी उस गाने को जब जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, उसके ऊपर बड़ा डांस और बड़ा है और ना है भी बहुत मजे का सॉन्ग। तो जो सुनता है वो एंजॉय करता है उसको। हाँ, लेकिन अब ये हो गया कि सुन सुन के हम लोग खुद बोर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा एक चीज है ना, और फिर गा गा के। एक्चुअली हम लोग रोजाना जैमिंग सेशन होता है रात को, हम डिफरेंट कैफेज में जाते हैं। अच्छा। तो पहले 2-3 दिन में हमने रोजाना पसूड़ी करते थे, चौथे कैफे में गए हमने तौबा कर ली क्योंकि पसूड़ी नहीं गाना, इसके अलावा कोई। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया कि आप कैफे में जो है आपका एक ग्रुप बैठा हुआ और वो जो है, लाहौर में तो खैर काफी ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे मुल्तान में अब थोड़ा इस तरह ट्रेंड ये हम लोग लेके आना चाह रहे हैं। मतलब हम रोजाना तो पिछले हमारे 4 दिन से इवेंट चल रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस चल रही है, हम कैफेज जाते हैं और वहाँ के हम जाके परफॉर्म करते हैं। आज हमारा है पड़ा रात का चाइनीज फ्यूजन का, तो इस तरह के हम करते रहते हो। चलो मजा भी आता है ना सारे जब इकट्ठे मिलके काम कर। अच्छा, घर में भी कभी दानिश ऐसा हुआ है, घर में भी सिंगिंग करते हो अम्मा अब्बा को भी, और घर में भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, उनको सॉन्ग सुना रहे हैं? घर में प्रैक्टिस तो चलती है मेरी, लेकिन अभी तक मैं प्रॉपर बैठ के मैंने सबको कुछ नहीं सुनाया। कुछ नहीं सुनाया। अभी मैंने उनको यही कहा है जब ऑफिशियल आएगा तो फिर सुनना। अभी ऑफिशियल भी बल्कि मैंने अभी किसी को भी नहीं सुनाया, सिर्फ हाशिर भाई वगैरह को और जो ये मेरे म्यूजिक के जो पार्टनर्स हैं उन्हीं को सुनाया है। अच्छा। अभी बाकी सबके लिए सरप्राइज है, मैंने अपनी मामा को भी हाफ सुनाया है। अच्छा। वो भी मुझे कहती है कि सुना दे, लेकिन मैंने उनको भी हाफ सुनाया। बाकी घर में बैठ के इतना नहीं होता क्योंकि मैं घर में ज्यादा देर रहता नहीं। रहते नहीं हो? ये अच्छा बात है ना, घर में मैं रहता नहीं तो मैं कैसे गाऊंगा। मैं असल में अच्छा, 4 बजे कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शहरोज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं दानी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गाना सुना देंगे अपनी प्यारी सी आवाज़ में। सॉरी, मैं कह रहा हूँ सैयद दानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में गाना सुना दें। गाना सुना दें प्यारी सी आवाज में? जी।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी हमने जाना है नाज़रीन ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्यारी सी आवाज में गाना सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, मज़े के सॉन्ग्स चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी शरारत जो आज तक याद हो? हमजा, आप लोगों के ग्रुप में इकट्ठे और जिस पे बहुत हंसी आती हो आज भी याद करके? बातें बहुत सारी हैं लेकिन वो बता नहीं सकता। अच्छा चले, हाँ कोई और ऐसी बात जो ये आप, क्यों फन जो करते हमें रहते बता सके आप? सीन इस तरह के होते हैं कि अगर स्टार्टिंग में इस तरह होता था, अगर कोई लेट आता था हम उस पर ब्लेंडी डाल देते थे। अच्छा। चलो वो असल में हमारा जहाँ पे स्टूडियो बनाया हुआ ना, नीचे काफ़ी फूड पॉइंट्स हैं पड़े, कभी शॉर्मे मंगवा लो, कभी कोई मंगवा, कभी किसी कोई जिंगर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। तो मतलब जो भी लेट आता था ना, वो पहले अपने जेब पूरी करके आता था कि हाँ पे मुझे जाके खिलाना पड़ेगा कुछ। तो इस हवाले से भी अगर किसी के पास नहीं भी होता तो उसको कहते बेटा अकाउंट में पड़े, पैसे मुझसे ले ले, अकाउंट में ट्रांसफर कर दे मुझे। तो इस तरीके से होता था हमारा सीन। चलो ये एक अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में होता है कि उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो और वो इकट्ठे काम भी कर रहे हो, शुगर भी लगा रहे हो। और घर, अच्छा क्या कोई कभी कुकिंग के हवाले से भी है, कोई कभी कुछ बना भी लेते हो या बस ठीक है जस्ट म्यूजिक के साथ ही अटैच हो? के हवाले से अपना सुबह नाश्ता अपना खुद बना के खा के। अच्छा। तो कुकिंग का भी मुझे ना वो है कि मैं कोई घर में अगर मैं अकेला भी हूँ ना तो मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। चलो, तो काफी चीजें बनाने भी आती हैं और फिर बना के खा भी लेता हूँ जब भूख लगती है। तो यानी किसी को कहना बना नहीं के पड़ता। खाते हो या नहीं अकेला ही, वगैरह कभी यहाँ घर में भी किसी को फायदा पहुंचाया है? अकेला ही अभी तक। कभी कभार मामा को जो चीज बना रहा हूँ अगर मामा कह दें तो फिर मैं उनको बना देता हूँ, वरना मैं जो बनाता हूँ अपने लिए बनाया खाया। और चलो ये अपने जोगे हैं। अपने लिए बनाते हैं। हमजा, आपने कभी कुकिंग की? मैं पानी बॉईल कर लेता। बस नहीं, मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, खाने का शौक है। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या चीज पसंद है जो शौक से खाना ये मेरे घर में असल में ना, मैं खाने के मामले में मेरे नखरे बड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आगे जो खाना है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें नमक भी पूरा हो, मीठा है तो मीठा पूरा हो, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्शन के साथ हो। और बिल्कुल मेरे साथ ना मतलब इस तरह भी नहीं कि बस ऐसे आके रख दी, कोई बिल्कुल एक तरीकेकार से चीज़ मेरे सामने आए और बिल्कुल परफेक्ट हो। और घर वाले इसी बात से मुझे मतलब डांट भी पड़ती है, तो खाने में क्यों नुक्स निकालते, इस वजह से तुझे लगती नहीं है खाना जितना इस वजह से सेहत ऐसी है। बिल्कुल। तो काफ़ी इस मामले में चीज़ें होती हैं इस तरह की। बस खाने के मामले में मेरे थोड़े से हैं पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस खाना मुझे परफेक्ट मिले। सही। बाकी से कितने बहन भाई हैं आप? मेरे मतलब हम टोटल 2 भाई हैं। मैं और मेरा छोटा भाई सेकंड ईयर में, उसके पेपर होने वाले बोर्ड के। तो उसको भी म्यूजिक से लगाव है या जस्ट आपको ही है? अब फैमिली में सिर्फ मैं, असल में मेरे दादाबू जो थे उनकी आवाज़ भी अच्छी थी। अच्छा। तो वो जब अपने ज़माने में उन्होंने इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी, उसके बाद मेरे अबू की आवाज़ भी अच्छी है। तो अबू आवाज़ अच्छी है लेकिन वो गाते नहीं है, शर्म आती है उनको, मतलब वैसे जैसे होता है ना शर्मीले से, बहुत अच्छी होती है तो वो गाना नहीं गाते। वो नहीं गाते, लेकिन बस ये कि वो मेरे अंदर अगर चीज़ आई तो मैंने उसको फिर पूरी दुनिया में फैलाया है। तो वो फिर अब्बा जी की तरफ से तो फिर ज्यादा सपोर्ट होगी? स्पोर्ट है, फैमिली स्पोर्ट है। फैमिली स्पोर्ट वही है कि मैं खुद निकल जाता हूँ बाहर, क्योंकि मना भी कर फिर भी चला जाता हूँ, म्यूजिक का टाइम देना है। अच्छा ये होता है लड़कों में तो ये है स्पेशली कि मैंने बहुत सारी लड़कियों में भी देखा है माशाल्लाह, वो भी म्यूजिक की तरफ आ रही हैं और काफी काम कर रही हैं म्यूजिक के ऊपर। लेकिन ये है कि थोड़ा लड़कियों को घर वालों की तरफ से होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं ये क्या है, लेकिन लड़कों को थोड़ी इजाजत मिल जाती है कि वो जो है वो गाना भी गाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं जाकर। बात है कि लोग अब घर वाले देख रहे हैं कि इस काम में लगे हुए हैं। हाँ। अब हमारी कल मीटिंग थी इसी वाले से, हमारे प्रोजेक्ट के वाले से, रात को 2 बज गई। तो घर बता के गए थे कि इस काम से जा रहे हैं और वापसी इस टाइम तक आ जाएंगे, देर हो जाएगी, तो फिर कोई मसला नहीं होता। आपको डांट पड़ी कभी बहुत सख्त ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड? म्यूजिक से रिलेटेड नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर वाले ना इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और वो कहते हैं बस जहाँ भी जाओ ना बता के जाओ। अब जैसे कल मैं तकरीबन 9:30-10 बजे ही घर घुसा था और घर में आके मैं अभी अपने रूम में गया हूँ और हमजा की कॉल आ गई कि जाना है। सही है। तो मैंने कहा अभी मैं आया हूँ, कहता है नहीं जाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने घर में बताया और चला गया। रात को तकरीबन 1:30 to 2 o'clock हम फ्री होके घर आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बता के जाओ जहाँ भी जाओ। पता हो गया ना, घर वालों को भी आइडिया हो गया कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, उनको पता है अब वो अपना ऑफिशियल कर रहा है, इस चीज में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो फिर इसलिए वो नहीं रोकते। अच्छा ये भी बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली की सपोर्ट हो और बच्चा जो करना चाह रहा हो, पेरेंट्स उसकी तरफ से हिम्मत बने तो बच्चा कर जाता है
अच्छा सही है ना। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा जितने भी यंग जनरेशन जो लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे दानिश? मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके पास स्किल्स हैं, जो पैशन है आपका, जो आपको करते हुए इंजॉय आप करते हो काम को, आप उसी काम की तरफ जाओ। आप ये ना देखो कि भाई इस चीज़ में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि आजकल ना लोग ये कहते हैं कि जिस चीज़ में पैसा ज़्यादा है उसकी तरफ हम जाएं। तो आप अपना पैशन फॉलो करो। पैशन जब आप फॉलो करोगे तो आप उसमें इतना आगे चले जाओगे। मैंने एक जगह सुना था कि ना ये ज़रूरी नहीं है कि ना आपका काम बढ़ाओ, बेशक आप मोची बनो, लेकिन आप जैसा मोची आपके पूरे शहर में नहीं पूरे होना शहर चाहिए। में ना हो। तो इसलिए ना आप अपने पैशन को फॉलो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। सही। हमजा, आप क्या कहना चाहोगे? दानिश ने बात की कि पैसों से मतलब लोग ज़्यादा पैसों की तरफ जाते हैं। पैसों की तरफ भी जाना चाहिए, जरूरत है, ज़रूरत है। हाँ। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई पैशन उसको भी साथ लेके चलो। लेकिन अगर आप कुछ लोग होते हैं अपने पैशन को दबा लेते हैं, जैसे मैंने अपने फादर की एग्जांपल दी, दादा की एग्जांपल दी, उन्होंने दबा लिया, छोड़ो कोई ज़रूरत नहीं है, क्या रखा है इसमें। हाँ। लेकिन हम पैशन, मैंने अपने पैशन को अपना बताया है, मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ साथ। तो पैशन को साथ लेके चलना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डिमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे, मोटिवेट करने वाले कम होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा बिल्कुल जितने ज़्यादा डिमोटिवेट करें लोग, उतना आपने मोटिवेट होना उनसे, हालांकि उनसे डिमोटिवेट हो। सही। अच्छा जी, क्या सुना रहे हो? प्यारी सी आवाज में एक कॉलर भी आए थे, उन्होंने भी फरमाइश की थी कि प्यारी सी आवाज में हमें एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। अच्छा, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी विशेष हैं, बेस्ट विशेष कि आपके जो भी नए सॉन्ग्स आ रहे हैं वो हम सुने भी सही और एंजॉय भी करेंगे किस तरह, क्योंकि मैंने भी अभी वो हो रहा था, क्यूरियोसिटी हो रही है कि किस तरह का सॉन्ग होगा, क्या लिरिक्स होंगे, किस तरह की कंपोजिंग होगी, है ना। बिल्कुल। अच्छा, कंपोजिंग में मुश्किल पेश आती है? गिटार मैंने गिटार भी किया सब कुछ। कंपोजिशन भी गिटार पे हुई है, मेरे लिरिक्स भी गिटार। मैंने इस तरह हुआ था कि पहले मैं इसकी ना कोई धुन बना लेता हूँ, तो उस पे अल्फाज लिख लेते हैं। तो अच्छा, इस तरीके का होता है। ये है कि गिटार सीख रहा है अभी, लेकिन अभी प्रॉपर इस तरीके का नहीं है। लेकिन ये है कि बगैर गिटार के मेरा उल्टा सीन है। मैं पहले वर्ड दिमाग में लाके टून बनाता हूँ और फिर उसके आगे गिटार पहले अल्फाज लिख लेते पूरे, फिर उसकी कंपोजिशन बनाता है। मैं पहले धुन बनाता हूँ, उस पे अल्फाज लिखता हूँ। सही। अच्छा, फिर जब लिखते हो तो फिर उसमें जिस तरह कुछ लफ्ज होते हैं, अगर सही नहीं होते करेक्शन, तो फिर वो हाशिर ही करते हैं? देखिए ना, बात पता है क्या है, हम हाशिर मैंने हमें ये चीज सिखाई है कि जो भी चीज करनी खुद करनी है। जो चीज आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। अब मैंने एक सॉन्ग लिखा था, जो मैंने अभी जो सॉन्ग लिखा है जिसका नाम है बोलना यारा, जो मेरा अपना ऑफिशियल आने वाला, उसको पहले मैंने लिखा था कंप्लीट सॉन्ग, ठीक है। तो वो तकरीबन वो 90% मेरे दोस्तों ने लिखा था, मतलब दोस्तों से हेल्प ली थी मैंने पहले। ठीक है। लेकिन उसमें मुझे ना कुछ चीजें थी, मुझे मजा नहीं आया। तो उसमें टोटली सॉन्ग मैंने खुद चेंज किया उसको, उसके कंपोजिशन भी चेंज किए, अल्फाज भी चेंज किए। अब वो 90% मेरा है। सही। अब मैं अपने जब मैं रिलीज करूंगा नीचे कैप्शन में लिख सकता हूँ कि लिरिक्स जो हैं वो हमजा के हैं विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब मैं दोस्तों की थोड़ी सी हेल्प इसमें है। कंपोजिशन में लिखूंगा अपना नाम, क्योंकि मैंने कंपोजिशन बनाई है। तो इसमें यह है कि जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज कब कर सकते हो? जब आप अकेले बैठे हो, जब टेंशन होगी, जब सॉन्ग तभी लिखा जाता है जब फील आए। अब इसने जब एक और गाना लिखा है, एक तो इसने ये कर लिया, दूसरा सॉन्ग जब ये रिकॉर्डिंग करवा के आ रहा था लाहौर से वापस आ रहा था, तो बस में बैठा हुआ और इसने एक ऐसे गाना लिख दिया, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा यार मुझे दे दे गाना, तो इसने मुझे दे दिया। तो उसकी पहली लाइन थी कि चल दिया कारवां किधर, वो सफर में था तो चल दिया कारवां हो गई ना। तो फिर उसके आगे पूरा सॉन्ग 4 घंटे के सफर में गाना लिख दिया। वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही टैलेंटेड है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो में आए। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। हमारे साथ हैं जी मलिक साजिद अमान साहब, जो कि सदर हैं जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही दूसरे हमारे गेस्ट हैं मलिक शफीक अमान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे हम बात करेंगे, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो उसके बाद क्या ट्रांसपोर्ट पर जो है असरात मुरतब हुए हैं, क्या क्या इनके मसाइल हैं, आज इन पर हम बात करेंगे। सर,
जिस तरह मुल्की सतह पर तो इस टाइम जो हम देख रहे हैं एक किस्म का जो है वो तूफान आया है, क्योंकि आपका महंगाई हुई है और उसके बाद एकदम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, डीजल भी महंगा कर दिया गया, पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी मसनूआत हैं उनमें भी इजाफा हुआ। तो क्या असरात मुरतब हुए, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? मसाइल का ये है कि जैसे ही डीजल की कीमतें बढ़ती हैं उसके साथ साथ ही सिर्फ डीजल की कीमत नहीं बढ़ती, ऑयल, मोबिल, टायर, हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, उसकी फिर ये असरात ये होते हैं कि जनाब वो हमने रेट डेफिनेटली बढ़ाने हैं गाड़ियों के, तो वो फौरन नहीं बढ़ते किराए, वो टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीने, वो रेट बढ़ते बढ़ते हैं ना। अच्छा, जब हम रेट बढ़ाते हैं तो उसका जो असर है, असरअंदाज एंड यूजर पे होता है। कार्गो जब कैरेज खर्चा बढ़ जाता है तो चीज महंगी हो जाती है, वो असरअंदाज एंड यूजर आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो तो इसमें अब दूसरी कोई और राय नहीं है कि इसमें महंगाई भी फिर ज़ाहिर बातें बढ़ती है। तो ये मामला इसके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे शफीक साहब? देखिए, हमारी तो सबसे पहले ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि ये सिर्फ डीजल और पेट्रोल नहीं बढ़ा, इस सब की जो पूरे ट्रांसपोर्ट से रिलेशन जितने भी हमारे मुल्क के अंदर आमदोरफ्त है, ये सारा बोझ हमारी आवाम पे भुगता है। डीजल पेट्रोल महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी। तो हमारा नहीं ख्याल कि ये डीजल से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ देना चाहिए, जिस तरह पहले गवर्नमेंट दे रही थी, अब मजीद भी देना चाहिए। डीजल और पेट्रोल का जो मेन इशू है, सब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये नहीं समझती कि इसका जो है ना असरअंदाज आवाम पे नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसका आवाम पे बहुत ज्यादा बोझ है। लाजमी बात है, जब हमारे किराए बढ़ेंगे, उसमें घी है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, आटा है, सबकी ट्रांसपोर्टेशन तो हम नहीं करनी है, हम नहीं करनी है, तो उसका जो खुमैना है वो आवाम पे भुगतान। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम ट्रांसपोर्ट को? गुड्स ट्रांसपोर्ट को काफ़ी मसाइल हैं जो हमें जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा जो मसला हमें दरपेश है और जिसका हम सामना कर रहे हैं, चलती गाड़ियों से माल उतर जाते हैं, गाड़ी चल रही है, अब कंटेनर्स हैं खास करके, उसके पीछे ऐसे कोई ट्रेंड एक गिरोह है, बाकायदा पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है, क्योंकि चलती गाड़ियों के पीछे से कंटेनर, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंटेनर होते हैं, सील खोल लेते हैं, चलती गाड़ी से माल उतार लेते हैं, और जब ड्राइवर, क्योंकि गाड़ी की लेंथ ज़्यादा होती है, वो ड्राइवर तक वो आवाज़ नहीं पहुँचती पीछे जो भाई क्या हो रहा है, आधे आधे कंटेनर खाली हो जाते हैं। ये पता चलता है जब 10-15 किलोमीटर आगे कहीं गाड़ी जाके रोक के चेक करके देखते हैं तो पीछे से खाली होता है। अच्छा, उसके फिर हम क्या करते हैं कि FIR करवाते हैं। जब हम FIR के लिए थानों में जाते हैं तो थाने वाले पहले तो हमारी बात ही नहीं सुनते, वो कहते हैं ये झूठ है, चोरी हुई नहीं है, आपके ड्राइवरों ने या आपने खुद ही बेच दी है इंश्योरेंस के चक्कर में, ठीक है, तो भाई जो है ना आप जाओ। फिर हम उनको पैसे दे के FIR करवा देते हैं। जब FIR हो जाती है, भाई FIR तो करवानी है हमने, माल जो चोरी हुआ, प्रूफ तो है नहीं गाड़ी जो माल चोरी, कुछ तो थाने वाले कहते हैं यार ये पता नहीं कहाँ आपका चोरी हुआ, हमें क्या पता। आप उस थाने में जाएं, उसमें जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हमारा एरिया नहीं लगता, यानी कि मसाइल आते हैं। उसका हल हम ये करते हैं, चलो FIR हमने करवा ली, कहीं से भी कोई सिफारिश को अप्रोच लड़ा के, FIR के बाद वो मुजरिम नहीं पकड़े जाते। आज तक हमने बेशुमार FIR करवाई। अच्छा, उसका नुकसान फिर क्या होता है, कुछ हमारे ठीक है, कुछ जारी बात है, सारे फील्ड में बंदे एक जैसे नहीं होते, कुछ ड्राइवर भी मुलव्वस होते होंगे, तो हम चाहते हैं अगर मुलव्वस हैं तो उनको सामने लाएं, जो भी मुलव्वस है, चाहे ड्राइवर है, मालिक है, कोई भी है, उसको सामने लाया जाए और कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको सजा देनी चाहिए। तो पुलिस ये हमारी इस मामले में हेल्प कोई नहीं करती, बरहनाम करती है, FIR काट देती है, चोर पकड़े नहीं जाते। और ये जनूबी पंजाब में ही है सिर्फ मसला, खानेवाल से लेके लोधरा तक, इधर जनाब मुजफ्फरगढ़ से लेके चौकमुंडा चौकाम, यानी कि ये मुल्तान रोड जो है, चोर फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, चोरियां, मतलब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाए तो फिर उनको सजाएं नहीं मिलती, रिकवरी नहीं होती हमारी। बेशुमार FIR मैंने खुद करवाई है, मेरे चोर नामजद हैं, पता है कि उन्होंने चोरी की है, लेकिन वो क्योंकि पुष्पनाई उनके पीछे है कुछ लोगों की, जो उनको साथ ये करवाते हैं ना, क्योंकि महंगा आइटम है, वो चोरी तो कर लेते हैं, बेचना भी तो है ना मार्केट में। एक्सपोर्ट क्वालिटी धागा है, कपड़ा है, ये तो एक्सपोर्ट क्वालिटी आम मार्केट में तो बिकता ही नहीं, ठीक है, इसको बेचने के लिए भी तो एक मार्केट चाहिए ना। तो वो पूरा मुनज़्ज़म, जो चीज फॉर एग्जाम्पल लाख की है उन्हें 10,000 में मिल रही है, तो वो उन्होंने मुनज़्ज़म तो होना है।
हम मुनज़्ज़म इस तरह नहीं है कि हमारे साथ ये नहीं कि प्रॉपर पूरी कोई मशीनरी गवर्नमेंट की जो है ना हमें सीरियस नहीं ले रही। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का हाँ, एक्शन नहीं गवर्नमेंट हुआ? पुलिस जो है ना सुनती तो है, हम जाते हैं तो सुन तो लेती है, लेकिन उसको कोई इसका एक्शन हल नहीं नहीं निकल रहा। तो फिर जो नुकसान होता है तो फिर उसका ये जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करता है फिर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो वो है ना। जाहिर सी बात है। अब एक चीज आपने मेरे हैंड ओवर की है तो आपने तो वो पूरी लेनी है मुझसे, तो वो तो लेते हैं हमसे टेक्सटाइल वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, वो तो कहते हैं हमने आपको माल दिया पूरा करो, वो हमें अफोर्ड करने पड़ती है। एक इशू ये है। दूसरा इशू जो आजकल चल रहा है वो है हमारी गाड़ियों की पकड़ धकड़। हमारी गाड़ियां अब आज भी, अभी मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, हमारी ये मियाँ वाली केपीके के जो ऑर्डर, आज भी 10-10, 20-20 गाड़ियां कंटेनर वाली। और कंटेनर किसका होता है आपको पता है? वो होता है शिपिंग लाइन का। शिपिंग लाइन बैठती है बाहर, पाकिस्तान में नहीं है उनका ऑफिस। ठीक है, वो कहाँ है? मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, वो उनके कंटेनर्स हमारे पास जब आते हैं ना, वो देखते हैं ना भी 10 दिन के अंदर हमने उन्हें वापस नहीं किए, तो वो हमें पर डे के हिसाब से डिटेंशन डालते हैं डॉलर्स में। सही है। क्योंकि बाहर के हैं। अब $50, $100 एक कंटेनर का रोज का डिटेंशन में अदा करना पड़ता है, और गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती। गवर्नमेंट उल्टा कंटेनर हमारे उतार लेती है, उतार के बाद में धरना या जब वो खत्म होता है वो कहते हैं जी फला जगह पड़े अपने उठा लो। सही। तो हमारी चीज है, हमने तो उठानी है। अच्छा, जाहिर सी बात है, ड्राइवर जो है वो तो ड्राइव कर रहा है, ऑब्वियसली इतना बड़ा कंटेनर है तो कहाँ तक उसको, आप जिस तरह बात कर रहे थे कि उस तक आवाज नहीं जाती है, नहीं जाती, आपका जो है सामान चोरी हो जाता है। तो आजकल जिस तरह ट्रेंड है, न्यू जिस तरह जदीद दौर आ रहा है, तो कैमराज जो है वो लगा दिए जाते हैं कि लगाए हुए हैं। अब कैमरे खराब भी हो जाते हैं, उनके भी हमें मुश्किलात ये आ रही हैं। कैमरे जो होते हैं ना, हम जब लगाते हैं ना आगे एलसीडी आगे ड्राइवर के पास, तो वो ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर को अब समझा नहीं सकते, अनपढ़े होते हैं वो, उन पे बात कैमरे को खराब हो गया या कोई उन्होंने कोई वहाँ पे मूवी वगैरह लगा ली, भाई चलो चोरी तो पता नहीं होती है कि नहीं, गैर जिम्मेदार होते हैं ना, इतने जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता ना। तो वो भी हल हमने निकाला हुआ है, लेकिन बाद कैमरे खराब भी हो जाते हैं पीछे से, कुछ और इशूज है। ठीक है। तो या तो फिर ये डिस्कनेक्ट भी तार हो जाती है, ये भी हल हमने निकाला हुआ है, लेकिन ये भी मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल यही है कि उन चोरों को पकड़ा जाए, कुछ को तो सजा मिले। आज तक तो सजा मिली नहीं है, हमें तो नहीं याद, हमें इस बार याद में नहीं है कि कोई पकड़ा गया और उसको पनिश मिली और उससे रिकवरी हुई हो, और जो उनसे माल खरीद रहे हैं, जो उसकी पुष्ट पनाई कर रहे हैं, उन तक अप्रोच हम जानते हैं, लेकिन अप्रोच हुई हो नहीं हुई, अप्रोच नहीं होती ना, सजा जब तक नहीं मिलेगी। देखें, हमारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम है, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारी ट्रांसपोर्ट एक ऐसे है जैसे एक रीढ़ की हड्डी है। तो मैं समझता हूँ इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में टैक्स पेयर हम ज़्यादा हैं। वो टूल प्लाजा की मद में हो, टायर की मद में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में हो, गाड़ियों के टोकन टैक्स की मद में हो, जगह जगह पे हमारी गाड़ियां टोल टैक्स अदा करती हैं। मोटरवेज के ऊपर, नीचे नेशनल हाईवेज के ऊपर, टायर के ऊपर, बहुत सारे ऐसे जो मामलात हैं वो हम टैक्स पेयर हम बहुत ज़्यादा हैं। आप पूरे गवर्नमेंट पाकिस्तान की जितने भी इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स हमारी ट्रांसपोर्ट है। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है तो बहुत ज़्यादा टैक्स की मद में हम जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में जमा होता है। तो उसके मद्दे मुकाबले हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कोई ऐसी मराहत नहीं है जो गवर्नमेंट ने हमें दी हुई हो। हत्ता कि यहाँ तक कि हमारा मुल्तान के अंदर जनरल ट्रक स्टैंड भी नहीं है। हर जगह पर आप जो है अपनी जहाँ पे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला चला रहे हैं मुल्तान के अंदर। तो क्यों, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है इस तरह ना अहली आवाज पहुंचा नहीं सकते, हमारा कोई सुनता नहीं है। अब आप हम तो बार बार ये आज पहली दफा ये हमें मौका दिया है, हमारी आवाज को आगे लेके आप जाएंगे, और ये बड़े मसले हैं। अगर देखें ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी ना, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। कैसे होगी? जाहिर सी बात है, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो हम तो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे इस जो इदारा है हमारा ट्रांसपोर्ट का, इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दे और इससे जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो इससे दुगना करें। हम तो चाह रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है, हम इसके शहरी हैं, हमारा फर्ज है कि हम इसकी देखभाल, तामीर और तरक्की के लिए अपना हद से ज्यादा बढ़ के किरदार अदा करें, और कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अभी हमारा ये सबसे दरीना मुतालबा ये है कि मुल्तान के अंदर हम एक ट्रक स्टैंड मुहैया की जाए, जहाँ पे हमारा जो है इस काम को हम और मजीद बढ़ा सके और अपने काम को रमा दमा रखते हुए इस मुल्क की खिदमत करें।
सही। और आने वाले वक्त में देखें मुल्तान एक सेंट्रल वो है, ये जो हमारा सी पैक बन रहा है, या आगे आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी तो होगी तरक्की, भैया यही है ना। हाँ। जब हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इसी पे डिपेंड है ना। अगर हम यहाँ से पोर्टों तक माल नहीं पहुँचाएंगे तो जहाज यहाँ पे तो नहीं आएंगे ना उठाने, बेरी जहाज। अच्छा, तो फिर आपका जो जितने भी ट्रांसपोर्ट का होता है तो उसमें क्या आपको डीजल के हवाले से क्या मसाइल आ रहे हैं? डीजल से तो यही है, रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने तो रेट, जारी बात है, आज नहीं हफ्ते बाद रेट बढ़ाने, गाड़ियों के किराए भी डेफिनेटली रेट बढ़ाएंगे। तो असरात जैसे पहले मैंने बताया कि ये तो एंड यूजर आवाम पे पड़ने, हुकूमत को तो या हम ट्रांसपोर्टरों को वक्ती मसाइल हैं इसके डीजल के, लेकिन ये कि फ्यूचर में तो नुकसान एंड यूजर पे ही है। हमने रेट बढ़ा देने वरना हमने गाड़ियां अभी खड़ी तो कर आगे देनी। मजीद भी इसके ऊपर, क्योंकि अभी उन्होंने 30 रुपए बढ़ाया है, जिस पे मजीद भी आगे वो बढ़ेगा बढ़ाएंगे तो तो हम फिर हमारे ट्रांसपोर्टर किराए मजीद बढ़ा देंगे। जो किराए ना बढ़े, अगर ताजर ने किराए ना बढ़ाए तो हम गाड़ियां खड़ी कर देंगे। जहरी बात है, जब हमें इनकम ही ना हो तो हमने ऐसे तो नहीं रोडों पे भगाते रहने गाड़ियां। जब हमें अर्निंग नहीं होगी। तो आपने कितने ड्राइवर्स जो हैं वो आप किस तरह हायर करते हैं, क्या क्राइटेरिया है ड्राइवर्स का? तनख्वाह पे मंथली, ठीक है, इस तरह एक जॉब। और लाइसेंस हो गया या उनकी एजुकेशन, क्योंकि मसाइल बहुत हैं। सारे हम देखते हैं बहुत सारे कंटेनर जो इस तरह चल रहे होते हैं, अक्सर औकात तो हादसात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा जो है इसका जो है रुझान है इस तरफ। तो इसके ऊपर कोई काम? इसके ऊपर काम ये है कि सबसे पहले ड्राइवरों के लाइसेंस को आसान किया जाए। ड्राइवर्स के लाइसेंस नहीं मिलते, उनको बेचारे को पैसे भी दे के फिर भी नहीं बनते। उनका कोई क्राइटेरिया ऐसा किया जाए कि इजी वन विंडो कोई उसकी ऐसी चीज है, ड्राइवर जो है हैवी लाइसेंस उसको दिया जाए, ताकि लाइसेंस वाला ड्राइवर होगा तो वो सही। अक्सर ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, 2 नंबर लाइसेंस मजबूरी पे उन्होंने बनवाए हुए हैं, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है रोजी, तो उन्होंने करनी है, मजदूरी करनी है, क्या करें बेचारे। सही। तो क्या उनके लाइसेंस में क्या आपको? लाइसेंस में दुश्वारियां हैं, पैसे के बगैर लाइसेंस नहीं बनता जब तक पैसे ना दो। अच्छा, उसकी प्रोसेस मुश्किल है। अब तो सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड होती जा रही हैं, अब तो आप उसमें जिद्दत आती जा रही है, तो अभी भी मसाइल का सामना अभी भी थोड़े थोड़े हैं। इंशाल्लाह ऐसा ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए इन चीजों पे कि लाइसेंस को आसानी किया आपने अपने मुतालबात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए? बस आपके जरिए पहुंचा रहे हैं। वैसे उसके अलावा हमने दरखास्तें भी दी हुई हैं मुख्तलिफ पैनल पे, अपना IG साहब को, वजीर आला पंजाब को, पहले वज़ीर थे उनको दी थी, अब हमरा साहब आए, इनको भी दरखास्तें देंगे जो जो हमारे मसाइल हैं। हमरा शहबाज शरीफ को भी इंशाल्लाह हम दरखास्तें वज़ीर आला, आपने दरखास्तें जो है वो दी हुई हैं पहले भी, तो सुनवाई नहीं हुई पहले, फिर हुकूमत चली गई, फिर अब नहीं आ गई। तो इस तरह चेंजिंग होती है, जो नई इंतजाम आती है उनको और मसाइल डर। अच्छा, जिस तरह ट्रांसपोर्ट का एक महकमा है उसके हवाले से भी उनकी तरफ से भी कोई आपको वो नहीं है? किनकी तरफ से? जो महकमा है ट्रांसपोर्ट का? ना कोई नहीं है, उनको भी दरखास्त चली है सर। उनको भी दरखास्त दी हुई है? वो यही कहते हैं ये लोग जो है बस बेजारो मददगार हैं, उनको सुनता है कोई नहीं। ड्राइवरों को रास्ते पे पुलिस वाले इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह आप कभी देखें ना, थर्ड क्लास हम जिस तरह बंद नहीं होता, पुलिस वाले मारते हैं, गालियां निकालते हैं, और चलान तो उन्होंने करना ही करना है। आपकी हर चीज मुकम्मल है ना, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आखिरी ऑप्शन ये 279 एक पर्चा तेज रफ्तारी का, भाई आप जी तेज रफ्तारी से आ रहे थे, चलान तो बनता है, 5000 का चलान है। ठीक है। अच्छा, अभी जो RT सेक्रेटरी है, जो भी उन्होंने जगह जगह बनाए हुए, सिर्फ रोकते गुड्स ट्रांसपोर्ट को हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को नहीं रोकते, जो बसें वगैरह हैं। ठीक है। कंटेनर्स को रोकते हैं, ट्रक को रोकते हैं, ट्रॉलर को। उनको पता है ये परदेसी ड्राइवर हैं, गरीब बनने, इन बेचारों को एक आधा दबका देंगे, इन्होंने 500,000 निकाल के हमें दे देना। सही। तो ओवरलोडिंग जिस तरह हुई भी होती है, बहुत ज्यादा ट्रक हम देख रहे थे, वो भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा हादसा होते हैं। जो कर रहे हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, जो गलत काम कर रहा है, जो ओवरलोडिंग कर रहा है, उसको चालान होना चाहिए। हमने तो कई बार देखा हो जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज होती हैं, हालांकि उनकी इतनी नहीं होती स्पेस, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा उसके ऊपर ओवरलोडिंग हुई हुई होती है। उसके खिलाफ है हम, नहीं होना चाहिए। ओवरलोडिंग के सिलसिले में हमारे जो कराची में यूनियन वाले हैं, हमारे जो सदर कराची वाले हैं, उनका एक पूरा वफद इस्लामाबाद में गया था। IG मोटरवेज से मुलाकात हुई है। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि आप एक जो कानून बना हुआ था ओवरलोडिंग के हवाले से, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्रांसपोर्ट को एक इशू किया है एक्सेल लोड पे,
ठीक है। तो वो चंद माह के लिए चलाया था गवर्नमेंट, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ था। 6-8 महीने के बाद वो फिर खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो फिर कोई ना मोटरवे पूछती है ना पुलिस वाले पूछते हैं, तो सारे ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो हमारा तो सबसे बड़ा आईजी पंजाब से भी यही मुतालबा था कि आपने एक्सल लोड के ऊपर जो है ना अमल दरामद करवाएं। सही है। तो उसके ऊपर हमारे रोड भी बचेंगे, हमारी गाड़ियां भी खुशहाल होंगी, हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। सही। हमारा तो अभी तक जो है कितनी आपकी ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो कितने है, किन किन शहरों में है? तमाम पूरे मुल्क में जो है आपके सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। और अड्डा जो है, आपके जो अड्डे बने हुए हैं, वो हमारा तो मुल्तान में है ना। इसी तरह मुख्तलिफ हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे है कैरेज का, टेक्सटाइल है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे है। क्योंकि मुल्तान, क्योंकि अब जनूबी पंजाब का बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे बनिस्बत बाकी जनूबी पंजाब से ज्यादा है। बाकी फैसलाबाद, लाहौर, कराची हमारा मेन हेड ऑफिस है तमाम के। क्योंकि मेन तो कराची से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वही है ना। मेन हमारा पॉइंट हेड ऑफिस कराची है, हेड ऑफिस कराची है। ठीक है। तमाम के। और बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे टेक्सटाइल है, इंडस्ट्री है, जो है वो है। अच्छा सर, गवर्नमेंट की तरफ से भी है वहाँ पर कोई इस तरह के स्टैंड वगैरह? कराची में है। कराची में है। अच्छा, देखें, कराची में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, साहिवाल, वो हर जगह है। सिर्फ मुल्तान में नहीं। कोई ट्रक स्टैंड गवर्नमेंट की तरफ से न है, न तवज्जो है, न कोई प्लान है, मेरे सामने नहीं। तो मुल्तान को इस तरह जो है वो कहते हैं ना कि उसके बाद छोड़ दिया गया बस। ये हालांकि पीछे आज 2-4 महीने पहले हमने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। आपका चैनल तो नहीं, और चैनल आए थे, तो हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, एप्लीकेशन भी दी थी वज़ीर आला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सबको। कोई रिस्पांस नहीं आया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। सही। तो कितने का आपका है जो है नुकसान हो जाता है, अगर हम उसमें देखें तो कितना आपका नुकसान होता है? गाड़ियों की जैसे पकड़ धकड़ हो गई, में तो बहुत अगर कोई माल चोरी हो गया, उसमें आपको कितना नुकसान होता है? चोरी पे तो माल कितने का हुआ है उससे से है। और जो अब पकड़ धकड़ का नहीं हो रहा, ये बहुत हो रहा है। अब इसमें एक गाड़ी अगर एक हफ्ता बंद हो गई, उसमें एक तो उसकी दिहाड़ी गई, सारी बात है, जो अर्निंग वो हो रही है वो नहीं हो गई, एक नुकसान। दूसरा नुकसान सबसे बड़ा, जो कंटेनर्स मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे नहीं होते, वो होते हैं शिपिंग लाइन के हमारे पास एज इमानत। वो हम वहाँ से इम्पोर्ट जब लेके आते हैं ना, तो वो बॉक्स लेके आते हैं। तो कितने दिन लग जाते हैं? वो हमारे पास वो टाइम हमें देते हैं, पंजाब से कराची वापसी का 1 हफ्ता, 1 वीक के अंदर हमने वो रिटर्न करना है कंटेनर। ठीक है। वहाँ से इम्पोर्ट जो भी आती है, यहाँ पे कार्गो खाली करके वो कंटेनर वापसी पोर्ट पे जमा करवाना है, एम्प्टी खाली कंटेनर जो है। अच्छा, खाली कंटेनर खाली में, उसमें कोई कार्गो हम और लोड करके जाते हैं या एक्सपोर्ट लोड करके जाते हैं। उसमें इम्पोर्ट तो वहां से आती है, एक्सपोर्ट हम यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, वो हमारे पास हफ्ता या 10 दिन में वो हमने वापस करना है। अगर हफ्ता 10 दिन नहीं किया ना, 10 दिन 8 दिन मुख्तलिफ टाइमिंग है अलग। उसके बाद वो पर डे के हिसाब से तकरीबन कोई $50 है, कोई $100 है, मुख्तलिफ है कैटेगरी। $50 या $100 भी डेली का हो, आप हिसाब लगाएं, 20,000 बनता है। 10 से 20,000 पर डे हमें देना। हाँ, पर डे देना पड़ता है। अगर फाग हमें इन्होंने आज हफ्ता रोकी है, हमें बन गया ₹1,00,000 हफ्ते का या 80,000, वो हमें देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो वो तो हमारे काट लेंगे, देना नहीं पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी जमा होती है कंटेनर। सही। जब कोई कंटेनर उठाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख हमारा एज ए रिजर्व सिक्योरिटी रखते हैं। कंटेनर रिटर्न करते हैं ना, तो हमें वो रिफंड होती है। ठीक है। तो जब वो रिफंड करते हैं तो वो तो कहते हैं जी 10 दिन का था आपके पास, 15 दिन लगा के आए, 5 दिन की डिटेंशन बढ़ गई, 50,000 वो काट लिया, लाख अपना ले लो। तो फिर आपको फायदा क्या होता है भाई? किस चीज का? इससे कोई फिर फायदा भी नुकसान ज्यादा, मसाइल ज्यादा। नुकसान कौन दे रहा है हमें? जो दे रहे हैं हम चाह रहे हैं वो हमें ना दे नुकसान। इसके लिए हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और करेंगे, क्योंकि या तो अगर हमारे वो कंटेनर यूज करते हैं तो हमें मुआवजा दें ना। चलो, गवर्नमेंट को यूज कर रही है धरनों में, ठीक है, तो उसका मुआवजा दे। अच्छा, जलसों में जो लेके जाते हैं कंटेनर, उसके वो पैसे देते हैं हमें। जलसों में जो लेके जाते हैं उसके तो पैसे मिलते हैं हमें। कंटेनर जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी है, सियासी पार्टी, उसको 40-50 कंटेनर स्टेज बनाने के लिए चाहिए, वो ले लेते हैं, हमें वो किराया देते हैं, क्योंकि वो खुद लेके जा रहे हैं। जब वो ये रुकावटें डालने के लिए नहीं कंटेनर उठाते, रोड बंद ब्लॉक करने के लिए, वो फ्री है, उनके ना कोई पैसे
अगर डैमेज, अगर कोई एहतजाज है, कोई टूट फूट, ये वो टूट मतलब भी गया, अभी जैसे जलसों में होता है, कंटेनर्स को भी फिर नुकसान तो पहुंचता है। डेफिनेटली पड़ता है, कई दफा गिर जाते हैं, कोई तोड़ देते हैं, कुछ करते हैं, वो भी हमने ठीक करवाना है। वो हमें ठीक है, ठीक वो आपके करवा, अपने ही पल्ले में आ जारी जाता है। बात है। उन्होंने तो ये आसान होता है उनका, ये बता देते हैं कि फला जगह पे पड़ा, उठा लो, ये बता देते हैं कमाल। चले ये भी बहुत आसान सारे कर देते हैं तो काफी। उसके बाद हम जाके उठा लेते हैं, क्या करें। लेकिन अब ये हम चाह रहे हैं कि चले वो, अगर एक कंटेनर पे कितना एक खर्चा आ जाता है? कंटेनर जो न्यू कंटेनर है ना, हमारे नहीं होते, हमारे वो तो बाहर की कंपनियों के हैं, ठीक है, जिनके वैसल जहाज नहीं होते बैरियर, ये कंटेनर भी उन्हीं के हैं। ठीक है, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह क्या समझते हैं ट्रांसपोर्ट की में क्या किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, हुकूमत क्या अपना रोल प्ले कर सकती है, क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए, क्योंकि जैसे कि बताया हमने कि ये रीढ़ की हड्डी है गुड ट्रांसपोर्ट, हुकूमत को ख़ास तौर पे इस पर तवज्जो देनी चाहिए, प्रॉपर इसको एक इंडस्ट्री का जरिया यानी कि दर्जा देना चाहिए, इसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, मुल्तान के हवाले से मैं कह रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए कि मुल्तान, क्योंकि एक तो ये सेंटर हमारा आ गया है इसका मोटरवे का, सीपे का, यहाँ पे एक ट्रक स्टैंड, एक मॉडल ट्रक स्टैंड ये देना चाहिए गवर्नमेंट को। उस पर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट, ये एक चीज़ इसको बेहतर करना चाहिए। दूसरा, ये जो बताया चोरी चकारियों को कंट्रोल करना चाहिए, ये रोडों पे गश्त को बढ़ाए, जो चलती गाड़ियों से या वैसे जो भी शिकायत है उनको पकड़ के चोरों को, उनको कोई एक कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई एक को सजा मिलेगी तो और पीछे रोकेगा ना काम। सही। ये दूसरी सजेशन तो ये थी हमारी। तीसरी, ड्राइवरों के बारे में ये है कि कम से कम ड्राइवरों के लाइसेंस जो है इन पे फोकस किया जाए। अच्छा, और चौथा ये कि ओवरलोडिंग को कंट्रोल किया जाए, जो गाड़ी ओवरलोड है उसको बिल्कुल चालान करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हमारी कोई ये नहीं है कि इसको छोड़ा जाए, ये नहीं, उसको चालान किया जाए जो ओवरलोड गाड़ी है। ठीक है, एक्सल के ऊपर जितना एक्सल पे पास है वजन, उतना पास लोड हो, चाहे जीटी रोड पे है चाहे मोटरवे पे। तो उसके अलावा सजेशन तो काफ़ी है इंडस्ट्री। अच्छा, दूसरा ये कि कोई सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट को, कोई ट्रांसपोर्टरों को। किस तरह की? कि कोई गाड़ियों के बारे में, कोई गाड़ियों में जैसे अब लीज पे गाड़ियां लेते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे, कोई उसमें कोई परसेंटेज कम रखे आम रूटीन से, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एक गाड़ी पे कितना आपको, अगर आप परचेज करते हैं तो कितनी लागत आती है? वो तो गाड़ी पे पावर पे डिपेंड है। मिनिमम जो है आजकल महंगाई जिस तरह है, करोड़ से ऊपर ही है गाड़ियाँ। ठीक है, अराउंड अबाउट करोड़ से ऊपर है, या कोई 10-20 लाख कम 70-80 लाख से शुरू होती है। ठीक है, तो कर्जों पे भी उस पे दिए जाती है या? कर्जे तो बैंक से जिस तरह हम रूटीन में लोग कर्जे लेते हैं वो तो मिलती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी आप भी ले सकते हो, कोई भी गाड़ी ले सकते। एक वो जो एक प्रॉपर जो एक जब इंडस्ट्री की वो हो जाएगी ना, तो वो जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टर हैं जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, उनके लिए बाकायदा कोई एक रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, ये तो मुल्क की तरक्की तभी होगी जो ट्रांसपोर्ट मजबूत होगी तो ना बेहतर होगी। वरना जैसे हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगी। अब हमारी एक्सपोर्ट के कंटेनर जाने हो, यहाँ पे जाए ना, गाड़ियाँ रुक के खड़ी रहें, खराब हो जाएं, पुरानी है ये वो, तो वो उनको मेंटेन रखना चाहिए। सही। फिटनेस जो है गाड़ियों की फिट होनी चाहिए, वो फिटनेस जिसकी गाड़ी फिट नहीं है उसको चालान करना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसका एक टाइम, उसी की वजह से तो एक्सीडेंट वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा होता है। फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बस यही है कि अनफिट गाड़ी से भी पैसे लेके उसको जाने देते हैं, चाहे हालांकि वो सामने है, उसकी अनफिट है, वो रोड पे चलने के काबिल नहीं है, तो उसको क्यों चलने दे रहे हैं। अच्छा, जो फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से काम हो रहा था उस पर कितना काम हुआ? वो प्रोजेक्ट चल रहा है या खत्म हो गया है? कौन सा फिटनेस? हाँ, लाइसेंस के हवाले से भी और सर्टिफिकेट जो गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से वही तो बता रहा हूँ। फिटनेस सर्टिफिकेट ना भी हो तो पैसे लेके वो छोड़ देते हैं, हालांकि नहीं छोड़ना चाहिए। जिसकी हर चीज कंप्लीट परफेक्ट है। तो इस पे जो है वो आप लोगों ने कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की या आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी कि इसके ऊपर काम किया जाए? चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा आपके क्या मुतालबात हैं कि आप चाहते हैं कि वो चीजें आपके मुतालबे पूरे हों? पहला दरीना तो ये मुल्तान ट्रक स्टैंड है, ठीक है, मुल्तान के हवाले से। बाकी पूरे पाकिस्तान के हवाले से यही है
कि जो बार बार मैं रिपीट मैंने पहले भी किया, चोरी चकारी, वजन ओवरलोड, फोकस होना चाहिए पहले। ओवरलोड गाड़ी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। इस पे कानून पास करिए। पहले भी हम काफ़ी बार हमारी यूनियन जो अच्छा, आपकी तरफ से ओवरलोडिंग नहीं होती? हम तो नहीं चाहते ओवरलोडिंग हो, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर अगर या गाड़ी वाले कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। उसको देखिए, हमारे कंटेनर के अंदर एक लिमिट है, ठीक है, उसकी एक हाइट, उसकी एक लेंथ, वो हमारे कंट्रोल में है। हम उसमें कंटेनर के बाहर तो माल लूज कार्गो तो लोड कर नहीं सकते, तो हमारी एक लिमिट है। इसके अलावा हमारे और भी आपका जो है, हाँ जी, तो हम तो मतलब कोशिश करते हैं कि एक्सेल लोड के ऊपर ही हमारा जो है ना काम का सिलसिला बढ़ता रहे। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं जिनके ऊपर फटे फर्श वाली गाड़ियां हैं, वो ओवरलोड्स करते हैं। हाँ। जिसके मुतबादल हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, एक्सीडेंट का, रोड का, बहुत सारे मामलात हैं ओवरलोडिंग के हवाले से। वो सारा सिस्टम जो है ना गवर्नमेंटों को ठीक करना चाहिए, ओवरलोडिंग की सख्ती करनी चाहिए। और दूसरा एक अहम इशू जो हमारे मुल्तान में सबसे ज़्यादा है, मेरी मुल्तान इंतज़ामिया से, CPO साहब से, DPO साहब से ये दरीना मुतालबा है कि हमारी गाड़ियों से जो माल चोरी हुआ है, उनकी FIR हमने कराई हुई है, उनके ऊपर जल्द अज जल्द उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके हमारी रिकवरी कराई जाए। जो हमारा एक टेक्सटाइल मिल्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ हमारे जो आपस में मामलात खराब हैं, वो हमसे मतलब वो क्लेम काट रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक चोरी हुई चीज है, हमने FIR करवाई है। FIR जहाँ चोरी होती है वहीं पर आप जी हमने जहाँ पे जिस एरियाज में हमारी चोरी होती है, हम उस एरियाज में हमारे मुतलका थाना जो है वहाँ पे हम FIR करवाते हैं। FIR करवाने के बाद हम CPO साहब को, DPO साहब को पेश करते हैं कि हमारा ये मसला हो गया, इसको आप मेहरबानी करके SHO साहब को बोल के हमारे जो ये मामलात हुए हैं ठीक करवाए जाएं, या हमारी जो चोरी है इसको पकड़ा जाए, रिकवरी करवाई जाए। तो ये नहीं हो रहा, दर्जनों के हिसाब से, एक नहीं दो नहीं। ऐसी चोरी हुई हो जिसके बाद मुजरिम पकड़े भी गए हों? जी बिल्कुल है, उनको सजा वगैरह मिली या नहीं? नहीं, बिल्कुल है, हमने मुजरिम पकड़े हैं, हत्या कि हम बिल्कुल साथ जाते हैं, पुलिस के बखर से पकड़े हैं, मियां वाली से पकड़े हैं। फिर उनको ड्राइवरों को साथ लेके जहाँ से माल कुछ जो पार्टीज हैं जो लेती हैं, उनके गोदामों पे हमने रेड किए हैं, छापे मारे हैं, वहां से बंदे उठाए हैं। माल भी कुछ हमारा रिकवर हुआ है, मतलब जितना चोरी होता है वो पूरा तो नहीं रिकवर हो सका। चलती गाड़ी से सर किस तरीके से फिर ये होता इस तरह है चलती गाड़ी में कि जहाँ मैंने बताया आपको, ये काफी अरसे से जो हो रहा है इस जनूबी पंजाब में, स्पेशली पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, ट्रेंड है, ट्रेंड किस तरह नहीं होते बंदे, ठीक है। ये चलती गाड़ी, अब जो कंटेनर वाली गाड़ी है 40 फीट लंबी, उसकी स्पीड मैक्सिमम, लॉक्स वगैरह तो लगाए लगे होते, सीलें लगी होती हैं, सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको। अच्छा होता जो है कि अब चलती गाड़ी है ना, उसकी स्पीड मैक्सिमम 40-50 पर किलोमीटर, यानी कि इतनी स्पीड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, गाड़ियां इन्होंने रखी हैं, कारें चोरों ने, सनरूफ ओपन, अच्छा ठीक है, ओपन सनरूफ ओपन, यानी कि गाड़ी से वो निकलते हैं बंदे, ट्रेन होते हैं, अच्छा, ऊपर सन बोनट पे चढ़े, वो गाड़ी ऊंची होती है हमारी जो है ना, ठीक है, ट्रॉलर, हाँ। ये गाड़ी कार थोड़ी नीचे होती है, ये बोनट उसके अंदर कार के ना पीछे छत पे चढ़ते हैं, छत पे चढ़ के ना उसके कंटेनर के डंडों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ट्रेन जो होते हैं पकड़ ली। अच्छा, पीछे बैग पे ना उन्होंने क्या रखा होता है, गैस के सिलेंडर होते हैं, छोटे छोटे गैस कटर, अच्छा, वो पीछे उन्होंने ना बांधे होते हैं, और वो कटर होते हैं, वो कटर ऐसे लगाने की देर है, सील भी टूट गई, हाथ टूट, और ये आवाज जो है नहीं जाती। और जो लोग देख रहे, अक्सर लोग भी तो रात को, अब 11-12-1 बजे, अब लेट नाइट फोन, सर्दियों में या गर्मी में। अच्छा, दूसरा वो जो होता है ना कार में साथ पीछे बंदे, उनके पास असला होता है, जो रास्ते से उसके साथ गाड़ी गुजरती भी है ना, तो वो वैसे पिस्टल उसको शो कराते हैं कि भाई आगे नहीं बताना, अगर बताओगे तो जान, हाँ आगे नहीं, चुप करके निकले जाओ। अच्छा, वो चढ़ जाते ऊपर, उसमें जो भी माल होता है ना, अगर कोई वजनी माल है तो वो पीछे बंदा वो कार को वाले को पकड़ा देता है, जो अगर वो ऐसा माल है कि वो नुकसान होने वाला नहीं है, वो नीचे फेंकते जाते हैं, पीछे से वो उनका एक और शाह, पूरी टीम मैंने बताया, पीछे शाहदौर है जो उनका कलेक्ट करता जाता है। तो मतलब इनको फौरन इत्तला हो जाती होगी कि यहाँ से कंटेनर जो है, या किस तरह खड़े होते हैं ना, ताक में खड़े होते हैं, जैसे गाड़ी गुजरी, जो लोड गाड़ी होती है उसका पता चल जाता है कि ये लोड है कंटेनर का ना, और सील भी पीछे लगी होती है, जो एक्सपोर्ट माल होता है उस पर सील लाजमी होती है। अच्छा, ठीक है, एक स्पेसिफिक सील जो एक्सपोर्टर है वो खुद अपनी लगाता है, ताकि पोर्ट पे जाके चेक हो जाए भाई ये खुला तो नहीं है कंटेनर, माल निकल जाता है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा मसला इशू ये है कि उस एरिया में 15 भी हम करते हैं, बावकात अक्सर करते हैं, ड्राइवरों को कहते हैं भाई 15 करो, जो
पुलिस जो आती है ना, वो पहला तो ये कहती है यार ये माल हमारे एरिया में नहीं उतरा, आपका पीछे कहीं उतरा है, पता आपको यहाँ अलग है, लिहाजा यहाँ पर्चा नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कहते अभी आइडिया भी नहीं हो सकता कि कहाँ पर उतरा, ये तो टेंशन है। अब क्या करें, मतलब अब किस उस पिछले थाने वाले के पास जाओ तो वो कहता है भाई क्या प्रूफ है आपका माल से हमारे एरिया में जो है चोरी हुआ। वो ये चाहते हैं कि ये हमारे गले से टल जाए। FIR काटेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा चोरी क्यों हुई, जाहिर सी बात है, चीजें आपको पूरा एक प्रोसीजर होता है। कुछ अब तो SHO और थानेदारों ने तो ये सोचा हुआ है ऐसे थानों में कि भाई आपके ड्राइवरों ने खुद ही बेचा, आपने खुद ही बेचा, ऐसे आप हमें तंग ना करो, जाओ। क्या प्रूफ ही नहीं है आपके पास माल आपका उतरा है कि नहीं? सही। अच्छा, वो फिर ना पकड़े नहीं जाते चोर, क्योंकि अब हमें क्या पता कौन पूरा एक गैंग है और वो इतने अरसे से चोरी कर रहा है, लेकिन वो गैंग आज तक पकड़ा नहीं गया। अच्छा, फिर अब उसको देखा देखी अब क्या ट्रेंड निकला कि वो तो चलो हो गया, अब उन्होंने क्या किया उन चोरों ने भी, अब क्योंकि हमने इसका थोड़ा सा हल ये सोचा था कि रात को, हालांकि वो हल नुकसानदेह, हमने क्या किया भाई रात को मगरिब के बाद गाड़ियां रोक दो, ना ट्रैवलिंग करो, ठीक है, सुबह चलो। उसका अब नुकसान कितना है आप अंदाजा लगाएं कि 12 घंटे गाड़ी ट्रैवलिंग के लिए रुक गई। वो जो 12 घंटे रुक गई, जिसने 2 दिन में कराची से पहुंचना था, अब वो पहुंच रही है 3-4 दिन में। नुकसान मुल्क का और हमारा भी है, पहले तो हमारा है, मुल्क का भी है। जनी बात है जो कंटेनर लेट हो गया, वो तो लेट हो गया ना, उनका जो कैरेज पहुंचनी थी नहीं पहुंचा, ठीक है, वो तो एक टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। उसका अब क्या उन्होंने ड्राइवरों ने क्या, अब क्योंकि ड्राइवर भी सारे उसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, हर महकमे में है, कुछ ड्राइवर ऐसे थे, कुछ ड्राइवर भी चोर थे, यानी कि चोर इस तरह होते हैं ना, हर बंदे को कोई बंदे जिस तरह बताया, हर फिर पुलिस में भी अच्छे बंदे भी हैं बुरे भी हैं, हर महकमे में, और इस तरह की फील्ड में भी आपको इस तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, वो ना ड्राइवरों ने ना फिर क्या किया, खुद से ना माल बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चोरियां तो वैसे ही हो रही हैं। तो हाँ बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हम ड्राइवर्स के ऊपर, तो फिर आप जो ड्राइवर्स रखते हैं तो फिर उनका प्रॉपर आपको पता नहीं होता? पता होता है, लेकिन अब ये होता है ना, वो जब वो होते हैं ना, उसमें भी ये है कि ये जो सील है ना, वो दोबारा वो कुछ बने हुए गोदाम ना, अच्छा, थोड़ा माहौल चेंज हो गया, थोड़ा सिनेरियो अब चेंज इस तरह चोरी का हो गया ना। अब ये होता है कि ये ड्राइवर जाते हैं, गाड़ियां, मकसद है भाई रास्ते पे गोदाम बने हुए हैं, वही बंदे जो उतारते हैं ना, उन्होंने अब आगे थोड़ी तरक्की कर गए, अब उन्होंने गोदाम बना लिए अपने ना, उन गोदामों में ये ड्राइवर गाड़ियां लेके जाते हैं, और बड़े, क्योंकि हम तो गाड़ियों के साथ नहीं होते, ड्राइवर होते। अच्छा, वो गोदाम भी बिल्कुल रोड के ऊपर बने हुए हैं, पंजाब के एरिया में अब कम हो गए, हमने काफी उस पे पुलिस ने भी हमारी काफी साथ दिया था, उसमें गोदामों को बंद करवा दिया हमने लोधरा तक। अब वो उन्होंने क्या अकलमंदी की, उन्होंने अब सिंध में जाकर गोदाम बना ली, अच्छा, उन चोरों ने ना। अच्छा, उसमें गोदाम में गाड़ी जाती है ना, तो सील को वो अब नहीं खोलते, अच्छा, अब वो कोई ऐसे टेक्निकल तरीके से साइड से कुंडा खोल के, ठीक है, फिर माल निकाल लेते हैं, फिर ऐसे कुंडे को बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब पोर्ट पे गाड़ी जाती है ना, तो पोर्ट पे तो वो सील तो देखते हैं, सील तो नहीं टूटी होती, ठीक होती, ठीक है। अच्छा, वो पोर्ट पे तो जिस तरह ही ओपन किया दो तो खाली होगा, कंटेनर बाहर चला गया, ऐसी बार से मुल्क में 2 महीने बाद पहुंचा, सही, वो तो सील लगी। 2 महीने बाद जब वो पहुंचता है डेस्टिनेशन पे, तो वहां से आ जाता है जी आपका तो इतना अंदर से माल शार्ट है, सही। अच्छा, जब हम उन 2 महीने बाद उन ड्राइवरों से पूछते हैं यार इस तरह आप फलां कंटेनर लेके गए थे तो उसमें तो इतना माल कम था, वो कहते हैं भाई अगर कम था तो 2 महीने बाद हम हमसे पूछ रहे हैं, पहले क्यों नहीं पूछा? तो हम कैसे पूछते, यानी कि इस तरह इश्यूज थे। तो उसका भी अब हमने अपने तौर पे हल ये सोचा है कि उन कुंडों को मजबूत किया है, वो हल सोचा है, लेकिन पुलिस ने इसमें हमारी ये हेल्प नहीं की। भाई जो बंदे ड्राइवर माल बेच रहे हैं, हमने उनको उन पे FIR करवाई हुई है, उनको पकड़ो, उन्होंने किस बंदे को आगे माल दिया है, जिन गोदामों पे, वो भी ये बता रहे हैं, उनको मतलब जितने भी अभी आप अब तक आपने जो भी मसाइल बताए, उन इश्यूज का कोई हल नहीं निकला? हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं निकला, मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी हुई, हम लगे हुए, हमारी टीम लगी हुई है।
हमारे जो सदर पंजाब के हैं चौधरी मकबूल साहब, वो अब नए नामजद हुए हैं। अच्छा, जिस तरह पूरे पूरे कंटेनर्स गायब हो जाते हैं, उसके हवाले से बताइएगा। वो भी हो जाते हैं, उसमें भी हमारे भी काफी केस हुए, वो पकड़े भी गए। उसमें भी कुछ जो अगर ड्राइवर अगर मुलविस हो तो कुछ चंद केसों में थे वो भी मुलविस थे, लेकिन वो सामने आ गए, उनको सजाएं दिलवाई। जो नहीं थे मुलविस हो उनका भी पता चल गया, आखिर इंक्वायरी करने से पता तो चल ही जाता है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं। तो वो भी काफी हुए, लेकिन वो केस कंटेनर पूरे अगवा वाले कम है। अच्छा, ज्यादा ये छोटे जिस तरह इसमें से जो है काफी चलती गाड़ियों से जो ट्रेन ग्रुप है वो जितना माल निकाल सकते हैं वो उतना निकाल लेते हैं। उसमें ये वो निकाल लेते हैं, उनको पता है इसमें हमने पकड़े नहीं जाना, पूरी गाड़ी जब हम अगवा करेंगे आखिर वो पकड़ा जाना। तो गाड़ियों में ट्रैकर भी लगे हुए हैं? ट्रैकर लगे हुए डिफ्यूज कर लेते हैं, उसका कौन सा मुश्किल। अच्छा, लगे होते हैं। अच्छा, गाड़ियों में ट्रैकर हैं जिसे आप, ठीक है, लेकिन डिफ्यूज होने में कौन सी देर लगती है। असल में जो जितने लोग ट्रेंड होते हैं उन्होंने कोई ना कोई उसका मुतबादिल जो है रास्ता निकाला हुआ होता है कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी गाड़ियों के हवाले से भी हम कर रहे होते हैं कि हमने ट्रैकर लगवा लिया, गाड़ियों में कुछ ना कुछ इस तरह का इकदाम करते हैं। सेफ सेफ्टी तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा नहीं उतर पाते। अभी इसमें मजीद बेहतरी लाने की इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरों में, ड्राइवर्स में, और हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि अवेयरनेस आए। पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं इसमें, और ड्राइवर को भी हम आगाही प्रोग्राम हमने शुरू किए हुए हैं उनको बताने के लिए कि किन किन के मना। तो यानी कि कोशिश में हम लगे हुए, हमारी पूरी टीम, जैसे मैंने आपको बताया हमारी टीम है पूरी। हम जनूबी पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में हमारे प्रेसिडेंट हैं चौधरी मकबूल, और सूबाई जनरल सेक्रेटरी जवेद मलक साहब हैं, वो भी कोशिशें काफी कर रहे हैं इन चीजों को खत्म करने में। कराची में हमारी जो यूनियन, जैसा आप बता रहे हैं मेन हब जो है वो आपका कराची है, मेन हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस है, वहाँ से भी आप लोगों की उस पे जो है वो काम नहीं हो रहा। उसके ऊपर ये मसाइल हमें इधर है, मसाइल इधर सिर्फ आपको मुल्तान में मसाइल है, मतलब पूरे पाकिस्तान में चोरी के मुल्तान में मसला, चोरी डकैती मुल्तान जनूबी पंजाब, और ये ट्रक स्टैंड का मसला मुल्तान में। ठीक है, ये मसले तो इधर है, ओवरलोडिंग का ओवरऑल पूरे। तो फिर अभी आप कहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जो है या ट्रेन वो कहाँ पर आप खड़ा करते हैं? रोडों पे खड़ी हैं, आप चले जाएं, ये अपना ये भावलपुर बाईपास मुजफ्फरगढ़ रोड से लेके आपको पोर्ट एयरपोर्ट तक रोडों पे रोड अलग ब्लॉक खड़े। हाँ, क्योंकि इससे के तो ट्रैफिक भी बड़ी मुतासिर होती है, क्योंकि आधा हिस्सा तो सड़क का कंटेनर और हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल उधर बन रहा है पावलपुर बाईपास मुजफ्फरगढ़ रोड पे, अभी वो शुरू नहीं हुआ, सिर्फ किडनी चालू हुआ है। जैसे सिविल हॉस्पिटल चालू होगा तो वो वहाँ पे उसके दाएं बाएं इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि वैसे रूटीन में ट्रैफिक ब्लॉक है, तो खुदा न खासा कोई मरीज, इस तरह तो आवाम को भी मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ता है, हमको भी है, आवाम को भी है, सबको है बराबर। तभी तो हमने ये तहरीक अब इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं दोबारा। पहले भी हमने काफी वर्क किया है इस पे, एहतजाज किया ट्रक स्टैंड पे, अब दोबारा अब आपके वसासत से आवाज आगे तक लेके जा रहे हैं और इस पे करेंगे। ये दो चीजें हैं, एक इस पे और एक जो हमारी नाजायज गाड़ियां पकड़ी जा रही। ठीक है, मतलब कि जो है वो खामखा पकड़ लेते हैं हफ्ता पहले। अच्छा, जब हम उन पुलिस वालों से बात करें ना भी क्यों पकड़ रहे हो, वो कहते हैं जी ऊपर से आर्डर है जी डीपीओ साहब का। अब डीपीओ के पास जाए तो वो कहते हैं जी मजीद ऊपर से आर्डर है। तो भाई जिधर से भी आर्डर है, हमारा क्या कसूर है? नहीं, तो गाड़ियां किस रीजन से आज तक पता नहीं किस रीजन से पकड़ी जा रही हैं? भाई ये कंटेनर चाहिए होते हैं उनको, या कंटेनर या पूरी गाड़ी आगे रोड पे खड़ी कर दी। तो वो फिर कितना दिन लग जाते हैं? वो जब तक दिन लगाते हैं या उसी टाइम? नहीं, अब अभी जो ऐलान को सुना है एहतजाज का जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है कि जाएगा, तो उससे पहले गाड़ियां पकड़ना पहले शुरू हो गई हैं। मैंने बताया परसों से केपी के मियाँ वाली जिला में हमारी पत्नी 20 गाड़ियां हजारों पकड़ी हुई है। कितनी गाड़ियां पकड़ी खड़ी है? बिल्कुल, ये मुल्क का भी नुकसान है और आप लोगों का भी नुकसान है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मुल्क का नुकसान इस तरह से है, जो गाड़ी अभी से वो उन्होंने हायर कर ली हमारी, वो हमने जो उसके ऊपर माल लोड है उसको हमने शिफ्ट करना है कराची पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर। वहाँ पे एक जो जहाज लगा हुआ है उस जहाज ने तो नहीं रुकना, उसकी तो एक लिमिट है, उसका एक टाइम पीरियड है, मतलब 10 दिन के लिए आए या 8 दिन के लिए आए। अब उसके ऊपर माल पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है, माल पहुंचे या ना पहुंचे उसने तो अपने टाइम पीरियड पे चले जाना है। अब हमारी गाड़ी यहाँ 6 दिन रुकती है, 8 दिन रुकती है, वो सारा जो नुकसान है वो ट्रांसपोर्टर को जो है वो ज्यादा नुकसान होता है। तो हमारा सबसे दरीना मुतालबा है कि
आने वाले दिनों में मजीद जो है ना ट्रांसपोर्टरों को इस मुल्क के जो मतलब सियासी पार्टी उसमें इस्तेमाल ना किया जाए। जो कंटेनर हैं वो प्रॉपर एक तरीके से हायर किए जाएं, जो भी करना है हमें कोई इशू नहीं है। जलसों में भी तो ये लेके जाते हैं ना, उस टाइम पे मिल जाते हैं, तो ये रोड ब्लॉकिंग के लिए भी हायर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये सबसे हमारा जो मेन मुतालबा है कि हमारी गाड़ियों को नाजायज़ पकड़ दकड़ ना की जाए, ताकि एक मुल्क को नुकसान से जो है ना काफ़ी बच सके। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने सारे तो मसाइल आपने किए हैं, क्योंकि बस ये मसाइल है, एंड में यही है कि हम सब अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, और जितनी हमें मुराद मिलेंगी हम दिल और जान से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुल्क की तरक्की में हमारा भी मेन किरदार है ट्रांसपोर्टर का, रीढ़ की हड्डी है, पहिया है ना, पहिया चलता रहेगा तो चलती रहेगी। बिल्कुल, अगर पहिया रुक जाए एक दिन तो हर चीज़ आपको पता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खाना पीना हर चीज़ रुक जाएगी। तो लिहाजा इसको तवज्जो दी जाए, इसको इंडस्ट्री का एक दर्जा दिया जाए। बाकी जो मसाइल हैं, जो आपके इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो है वो हुकूमत गौर करे। ताकि एक हमारा दे दें कि सबसे ज्यादा हमारा दरीना मुतालबा है मुल्तान का, एक ट्रक स्टैंड हमें जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक अला किया, जिसमें हम अपना कारोबार को मजीद बेहतर कर सकें। ठीक है जी, हम सबकी तरफ से यही है, क्योंकि हम तो आवाम की आवाज़ है, तो उनसे यही कोशिश की जा सकती है कि यहाँ पर एक स्टैंड बनाया जाए, ताकि जो है जितना भी इनके मसाइल हैं, इश्यूज हैं, जो हमारे ट्रैफिक के मसाइल हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए हमें इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।